नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हम सब लोग। आज की क्लास में मैं आपको रिप्लेसमेंट थ्योरी चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ और इसमें सबसे पहले मुझे बताना है कि एक बिजनेस में रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है। बेसिकली रिप्लेसमेंट हम किसका करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स का। तो पहला पॉइंट आपके पास है रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट्स। रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन में सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने लिखा है रिप्लेसमेंट थ्योरी इज कंसर्न विद द सिचुएशन वेयर डेफिशिएंसी या एफिशिएंसी। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट थ्योरी इज कंसर्न विद द सिचुएशन वेयर एफिशिएंसी डिमिनिशेस विद द पासेज ऑफ टाइम एंड रीस्टोर इट बाय टेकिंग सम रेमेडियल एक्शन। रिप्लेसमेंट थ्योरी किससे कंसर्न है? एक ऐसी सिचुएशन से कंसर्न है, रिलेटेड है, जहां पर कोई भी फिक्स्ड एसेट जो आपके बिजनेस में, आपके फैक्ट्री में यूज हो रही है, जब वो शुरू में यूज होती है तो वो एफिशिएंटली काम करती है, प्रोडक्शन ज्यादा करती है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम करता है, वर्कर का टाइम कम खराब होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कम आती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो मशीन पुरानी होने लग जाती है, उसमें कुछ पार्ट्स उसके खराब हो जाते हैं, लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? नॉइस क्रिएट हो जाती है, वर्कर परेशान हो जाते हैं, वर्कर का टाइम ज्यादा लगने लग गया, मटेरियल की वेस्टेज बढ़ने लगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी घटने लगी। तो जैसे जैसे टाइम बीतने लगा, मशीन पुरानी होने लगी, इक्विपमेंट्स पुराने होने लगे, आपकी प्रोडक्शन घटने लगी। तो अब आपको लगता है कि क्यों ना हम इस मशीन को बदल दें, ताकि हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो शुरू में थी नई मशीन के आने पे, वही अब दोबारा आ सके। पॉइंट नंबर 2, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट, मतलब पुरानी मशीन को बदलना, बदले में नई मशीन को खरीदना। ऐसा क्यों होता है? तो न्यू मशीन्स आर परचेज एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन्स आर मेनली मेड फॉर 2 रीजन। मतलब 2 वजह हैं जिसकी वजह से पुरानी मशीन्स को हम बदल देते हैं और नई मशीन को उनकी जगह ले आते हैं। क्यों? तो इंक्रीज आर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उससे बढ़ जाती है। दूसरा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, गुड्स को बनाने की जो लागत आती है, वो आपकी पहले से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यदि कोई आपसे पूछे भाई आप अपनी फिक्स्ड एसेट को क्यों बदलना चाहते हैं, क्यों पुरानी मशीन को बिजनेस से निकाल के बदले में नई मशीन लाना चाहते हैं, तो उसकी 2 बड़ी वजह आती हैं। पहली बड़ी वजह कि आपकी काम करने की जो क्षमता है, प्रोडक्शन है, जो क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ज्यादा क्वांटिटी बना पाते हैं और इससे मार्केट ज्यादा कैप्चर हो पाता है। दूसरा, जब ज्यादा क्वांटिटी बनती है तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपकी घटने लगती है, क्योंकि मान लीजिए जो फैक्ट्री आपने किराए पे ले रखी थी, वहां पर एक साल में 10,000 यूनिट बनती थी पुरानी मशीन से, लेकिन नई मशीन के आने की वजह से अब वो प्रोडक्शन जो पहले 10,000 हुआ करती थी, अब मान लीजिए 20,000 यूनिट की हो गई। फैक्ट्री का रेंट तो आज भी उतना ही जा रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, मान लो 10% इंक्रीज हुआ, लेकिन प्रोडक्शन आपकी 100% इंक्रीज हो गई। तो पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी घटने लगेगी, जिससे आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम होगी। आपका एक तो सेल बढ़ेगी क्योंकि क्वांटिटी 10 से आप 20,000 बना के बेचेंगे, और पर यूनिट कॉस्ट कम होने की वजह से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा। तो रिप्लेसमेंट फिक्स्ड एसेट का करना जरूरी है या नहीं जरूरी? तो आपका आंसर है बहुत जरूरी है। किन 2 वजह की वजह से जरूरी है? एक, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है, दूसरा बेटा आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी मशीन का रिप्लेसमेंट करते टाइम कौन कौन से फैक्टर्स हमारे ध्यान में आते हैं। पहला पॉइंट है टेक्निकल फैक्टर्स। टेक्निकल का मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्टर जो है। पहला पॉइंट, वेदर द प्रेजेंट इक्विपमेंट हैज बिकम ऑब्सोलीट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब जो प्रेजेंट फिक्स्ड एसेट आप यूज कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर, वो हो सकता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो, और जो नई मशीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्टिव टाइम है, काम करने का जो समय है, जहां पहले 1 यूनिट बनाने में 20 मिनट का समय लगता था, अब हो सकता है कि वही यूनिट, वही क्वालिटी आपका 20 मिनट की जगह 15 मिनट में तैयार हो जाए। तो कहां वो पहले 1 घंटे में 3 यूनिट बनती थी, अब 1 घंटे में आपकी 4 यूनिट बनेगी। कैसे? यदि 1 यूनिट 20 मिनट में बनती थी तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 को 20 से डिवाइड किया, 3 यूनिट की प्रोडक्शन। बट अब आपका टाइम 20 मिनट की जगह यदि 15 मिनट लगेगा, तो एक तो लेबर कॉस्ट भी कम लगेगी, दूसरा आपकी प्रोडक्शन 1 घंटे में 60 मिनट है, डिवाइड बाई 15 मिनट, मतलब कि 4 यूनिट बनेगी। प्रोडक्शन भी बढ़ी, लेबर कॉस्ट भी घटी, कहीं ना कहीं आपको फायदा दिखाई दे रहा है नई मशीन के लाने की वजह से। और ये किसकी वजह से हुआ? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से बेटा। दूसरा पॉइंट है, इफ द प्रेजेंट इक्विपमेंट इज इनएडिक्वेट इन मीटिंग इंक्रीज प्रोडक्ट डिमांड, मतलब का क्या मतलब है उसका बेटे? इफ द प्रेजेंट इक्विपमेंट इज इनएडिक्वेट इन मीटिंग इंक्रीज प्रोडक्ट डिमांड, मतलब जो पुरानी एसेट आप यूज कर रहे हैं वो आपकी बढ़ी हुई मार्केट डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा। मार्केट में अब इस समय जो डिमांड है वो 1 लाख यूनिट की है, और हमारी जो प्रेजेंट फिक्स्ड एसेट है उससे हम केवल 70,000 यूनिट बना पा रहे हैं। तो मार्केट में 30,000 यूनिट की डिमांड बढ़ चुकी है। यदि मैं नई मशीन नहीं लेके आऊंगा हायर कैपेसिटी की,
तो मार्केट में जो 30,000 कस्टमर है वो किसी और के पास जाएंगे, हो सकता है कि उनको देख के जो पुराने कस्टमर है वो भी वहां पे चले जाए, बेकार में अननेसेसरी हमारा एक नया कॉम्पिटिटर हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। तो क्यों ना हम एक नई मशीन खरीदें जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा हो और वो मार्केट डिमांड को पूरा कर सके। Whether the present equipment has deteriorated due to wear and tear, जिसका मतलब है कि जो पुरानी असेट है उनके रेगुलर यूज होने की वजह से हो सकता है उसके बहुत सारे पार्ट टूट फूट गए हों, जिसकी वजह से अब हमें लगता है कि अब नई मशीन लाने का समय आ चुका है। सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल आप कोई कार यूज कर रहे हैं, आपको लगता है आए दिन कार में कभी लाइट खराब हो जाती है, कभी टायर पंचर हो जाता है, कभी ट्यूब में खराबी आ जाती है, कभी बोनेट हिलने लग जाता है, कभी पेंट खराब हो गया, कभी उसका स्टीयरिंग लूज हो गया, कभी व्हील बैलेंसिंग नहीं हो पा रही, मतलब आए दिन कभी उसमें ऑयल चेंज कराना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है यार कुछ ना कुछ पार्ट्स उसके खराब होते जा रहे हैं, तो क्यों ना यार इस कार को बेचा जाए और बदले में एक नई कार खरीदी जाए। रिड्यूस सेफ्टी एज कंपेयर टू न्यू मशीन अवेलेबल, मार्केट में आपको जो लगता है कि नई मशीन अवेलेबल है उसमें सेफ्टी मेजर्स को खास ध्यान रखा गया। जो नई मशीन मार्केट में अवेलेबल है उनको सेफ्टी पे ज्यादा फोकस किया गया कंपनी ने। पुरानी मशीन में सेफ्टी कम थी जिसकी वजह से आए दिन वर्कर के साथ में हादसे होते थे, एक्सीडेंट होते थे, कभी उनका हाथ कट जाता था, कभी उनके फिंगर कट जाते थे, कभी एक्सीडेंट हो जाता था। तो जिस वजह से हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर है वो भी डर डर के काम करते थे कि क्यों ना कहीं इस मशीन से कोई हमारा नुकसान हो जाए। तो हमने क्या सोचा, पुरानी मशीन को हटाओ और जिस मशीन में सेफ्टी ज्यादा है, जिसमें वर्कर की सेफ्टी ज्यादा है, ऐसी मशीन को खरीद के लाएं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में है, कैन द प्रेजेंट इक्विपमेंट प्रोवाइड डिजायर्ड सरफेस फिनिश, मतलब जो हमारे पास मशीन है, जो हम पहली मशीन यूज कर रहे थे, क्या वो उसी तरीके से काम को पूरा कर पा रही है जैसे हमने सोचा था। इफ द प्रेजेंट इक्विपमेंट इज पॉल्यूटिंग और स्पॉइलिंग वर्किंग कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्री, हमें लगता है जो हमारी पुरानी मशीन्स हैं जो फैक्ट्री में काम कर रही हैं वो नॉइज ज्यादा कर रही हैं, वाटर पोल्यूशन ज्यादा कर रही हैं, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, मतलब दुनिया के जितने तरीके के पोल्यूशन है वो हमारी फैक्ट्री में पुरानी मशीन के यूज करने की वजह से बढ़ रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसी मशीन्स को लेके आए जिससे हमारा पॉल्यूशन क्या हो सके कम और हमारी वर्कर के लिए बेटर वर्किंग कंडीशन हो सके। क्योंकि यदि नॉइज ज्यादा होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं, आपका पेपर का टाइम है, कल आपका पेपर है और साथ वाले के घर पे आज उनके बच्चे का बर्थडे और वो बहुत लाउडली म्यूजिक चला के बैठे हुए हैं, आपका मन क्या कर रहा है यार मैं पढ़ूं या इनसे जाके लड़ूं। ना आप पढ़ पा रहे हैं ना लड़ पा रहे हैं, क्योंकि भैया उनका बर्थडे है बच्चे का, वो तो डांस करेंगे गाना भी गाएंगे, आपका बर्थडे होगा आप भी करेंगे, आप रोक नहीं सकते उनको। पुलिस वाले के पास आप कंप्लेन करते हो, कहता है जी 11 बजे तक तो अलाउड है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है, वर्किंग कंडीशन आपकी बेकार होगी ना। ठीक उसी तरीके से फैक्ट्री के अंदर यदि वाटर पॉल्यूशन होगा, नॉइज पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन होगा तो कहीं ना कहीं वर्कर के साथ में दिक्कत आएगी। मान ली जो मशीन्स हैं उनमें वाटर का यूज होता है और वो वाटर इस तरीके से उसमें से निकल रहा है कि वर्कर बार बार भीग जाते हैं। तो हमें एक ऐसी मशीन लानी चाहिए जिसमें वाटर की वेस्टेज कम हो, एक तो वाटर की सेविंग होगी, दूसरा वर्कर के ऊपर पानी कम गिरेगा, लीकेज कम होगी उसमें। तो हम वर्कर को बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वर्कर लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और एक्सपीरियंस वर्कर हमारे यहाँ से जाएंगे ही नहीं, बहुत फायदा होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग एडिशनल ऑपरेशन बाय न्यू मशीन, हमें लगता है कि जो नई मशीन है यदि वो हमारे बिजनेस में आ जाए तो उसमें आने से जो पुरानी मशीन है हो सकता है उसमें काम करने की जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी है वो कम है, वो 3-4 ही काम कर पाती है, लेकिन जो नई मशीन है उसके आने से 3-4 और नए काम भी हो पाते हैं। मेरी बात को समझे। सपोज करते हैं पहले जमाने में आपके यहाँ जब लाइट चली आती थी, अंधेरा होता था तो आप टॉर्च को ढूंढा करते थे, ठीक है जी। किसी को लेटर लिखना होता था तो आप लेटर खरीद के लाते थे, उस पर लिखा करते थे। लेकिन मोबाइल के आने से क्या हुआ, स्मार्ट मैसेजिंग सिस्टम, एसएमएस जो सिस्टम मिला आपको, आप फटाफट से लोगों को व्हाट्सएप कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, आपको दुनिया भर के फंक्शन मिल गए। किसकी वजह से, एक नए मोबाइल आने की वजह से। नुकसान है फायदे भी हैं, हर चीज के नुकसान फायदे, लेकिन इस समय बात करेंगे न्यू मशीन के आने से हमारे जो कुछ ऑपरेशंस नहीं हो पाते थे वो भी संभव हैं, वो भी होना पॉसिबल है। मतलब पुरानी जो मशीन्स हैं उनमें कुछ चीजों की कमियां थी जिसकी वजह से 3-4 ही हम काम कर पाते थे उसमें, लेकिन नई मशीन इस तरीके की डिजाइन की गई है, बनाई गई है कि उससे और 4-5 तरीके के काम किए जा सकते हैं। पहले आज से 8-10 साल पुराने जो मोबाइल हुआ करते थे उनमें फंक्शंस कम थे, आज के जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं उसमें फंक्शंस क्या है ज्यादा। सपोज करते हैं मुझे प्रिंटर से प्रिंट आउट निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता था, पहले प्रिंटर को कंप्यूटर से अटैच करना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में जो लेटेस्ट आपके मोबाइल्स आ रहे हैं उनके अंदर मोबाइल ऐप, इतनी सारी ऐप्स हैं कि आप उन्हें प्रिंटर को वाईफाई के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो जो नया प्रिंटर है उसमें वाईफाई एनेबल है, हमारा जो मोबाइल है वो भी वाईफाई एनेबल है। क्या हुआ उससे कि विदाउट कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर को बिना प्रिंटर के साथ जोड़े जब चाहें जितनी मर्जी क्वांटिटी के हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब नए एसेट के आने से, नए प्रिंटर के आने से क्या हुआ कि कंप्यूटर का बिना यूज करे भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आगे देखिए, हाउ ऑफन द प्रेजेंट इक्विपमेंट रिक्वायर मेंटेनेंस एंड
रिपेयर। जो पुरानी मशीन है उसकी मेंटेनेंस और रिपेयर साल में कितनी बार करनी पड़ती है? पता चला कि हर 2 दिन बाद हमें रिपेयरिंग करानी पड़ती है, मेंटेनेंस करानी पड़ती है, तो साल में तो हमें 365 दिन, मान लीजिए 300 वर्किंग डेज है उसमें, और हर 2 दिन में एक बार यदि रिपेयरिंग करानी पड़े तो 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो साल में 150 बार तो रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। हमें लगता है कि आधा टाइम तो हमारा वेस्ट ही हो जाता है रिपेयर मेंटेनेंस की वजह से, तो क्यों ना हमें पुरानी मशीन बदल के एक नई मशीन खरीद लेनी चाहिए। बात समझ में आ गई सबको मेरी? नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कॉस्ट फैक्टर्स। कॉस्ट फैक्टर का मतलब कहीं ना कहीं नई मशीन के आने से हमें लगता है कि हमारी कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, फर्क का मतलब हमें फायदा दिखाई देगा। हाई रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट एंड मशीनरी। हमें लगता है कि जो पुरानी मशीन है उसकी बार बार रिपेयरिंग कराने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आती है, क्यों ना नई मशीन खरीद के, एक तो नंबर ऑफ टाइम्स रिपेयरिंग घटेगी, दूसरा हमारी रिपेयरिंग कॉस्ट क्या होगी, कम। जब रिपेयरिंग ही नहीं कराएंगे तो रिपेयरिंग की कॉस्ट क्या होगी, लगेगी नहीं, मतलब कि आपकी कहीं ना कहीं सेविंग इन कॉस्ट आएगी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की। पॉसिबिलिटी ऑफ कंबाइन सम ऑपरेशन एंड रिजल्टिंग इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बाय न्यू मशीन। जैसे मैंने आपको बताया कि नई मशीन के लाने से जो कुछ फंक्शंस नहीं हो पा रहे थे, जो ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे थे, वो संभव हो गए, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन क्या हो गई, बढ़ गई। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी बाय न्यू मशीन। न्यू मशीन के आने से हमारी एक तो प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, समय कम लग रहा है, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। जो पुरानी मशीन की खामियां थी वो हमने नई मशीन के लाने से क्या कर दी, उसमें टेक्निकल एडवांसमेंट की वजह से कहीं ना कहीं वो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी पहले मशीन में, जो खराबी आ रही थी या जो डिफेक्ट आ रहा था, वो सारी चीजें हमने क्या कर दी, दूर कर दी, और कस्टमर को मोर सेटिस्फाइड प्रोडक्ट हम बेच पा रहे हैं। सेविंग इन स्पेस बाय यूज ऑफ न्यू मशीन। न्यू मशीन के आने से फायदा क्या हुआ, हो सकता है उसका जो साइज है वो पहले से क्या हो गया, छोटा हो गया। पुरानी मशीन में वेट भी ज्यादा था, उनमें मोटर भी हैवी लगी थी, उनका साइज भी बड़ा था, जिसमें बिजली भी ज्यादा लग रही थी, एरिया भी ज्यादा कंज्यूम हो रहा था। अब ऐसे में क्या हुआ, जो नई मशीन है वो लाइट वेट है, उनमें जो मशीन है वो लाइट लगी है, लेकिन उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है। हमने इस तरीके के उसमें चिप्स यूज किए या हमने जो भी सॉफ्टवेयर यूज किए, जिसकी वजह से फायदा क्या हुआ कि कम स्पेस में हमने ज्यादा प्रोडक्शन करना चालू कर दिया न्यू मशीन के आने की वजह से, क्योंकि वो एडवांस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। रिडक्शन इन स्क्रैप एंड वेस्टेज बाय न्यू मशीन। हमें लगता है न्यू मशीन के आने की वजह से हमारी वेस्टेज कम होगी, स्क्रैप कम होगी, हमें लॉस क्या होगा, कम होगा। रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ जिग्स एंड फिक्चर्स बाय यूजिंग न्यू मशीन। मतलब कहीं ना कहीं न्यू मशीन के आने से हमारी जो जिग्स एंड फिक्चर्स की जो कॉस्ट है वो घटने लगेगी। तो बहुत सारे फायदे दिखाई दे रहे हैं, किसकी वजह से, रिप्लेसमेंट की वजह से। तो रिप्लेसमेंट क्या चीज है, रिप्लेसमेंट का मतलब है कोई चीज आपकी लगता है आपको आपकी नजर में खराब हो गई है और आपको लगता है अब उसको बदल देने का समय आ गया है। तो जब आप पुरानी एसेट को बदल के नई एसेट लाते हैं तो उसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट। अब पॉइंट ये आता है कि रिप्लेसमेंट जब हम करते हैं तो कितने तरीके के क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम में दिखाई देंगे। पहला पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम विच डिटोरेट एंड हुज मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीजेज विद टाइम। मतलब कि समय जैसे जैसे गुजरने लगता है, मशीन पुरानी हो जाती है, उनकी वियर एंड टियर कॉस्ट बढ़ने लग जाती है, टूट फूट बढ़ती है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता है, प्रोडक्शन आपकी घटती है। तो आपको लगता है कि क्यों ना मशीन को बदल देना चाहिए। इसमें आपको एग्जाम में 2 तरीके के क्वेश्चन दिखाई देंगे। पहला विदाउट चेंज इन मनी वैल्यू, मतलब जहां पे हम पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का यूज नहीं किया करते। आपने एक चैप्टर सुना होगा एफएम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, कैपिटल बजटिंग, जहां पर हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का यूज किया करते हैं, जहां पे फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है, देन उसके बाद में डिसीजन मेकिंग की जाती है। तो विदाउट का मतलब हो गया जहां पे हम फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करेंगे, मतलब फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में हमारी नजर में कोई फर्क नहीं है। मतलब आज का 1 रुपये और फ्यूचर का 1 रुपये आज की नजर में हमारे बराबर है। मतलब हम ये कह सकते हैं आज के 100 रुपए में हम 100 यूनिट खरीद के ला रहे हैं, अगले साल उसी 100 रुपए में 100 यूनिट खरीद के ला रहे हैं, तो उसका ना फ्यूचर का 100 रुपए और आज का 100 रुपए सेम है। जैसे एग्जांपल लेते हैं सेंटर फ्रेश का। सेंटर फ्रेश आपने सबने खाई होगी बचपन में और आज भी खाते आ रहे होंगे। पिछले साल 2020 में 100 रुपए में 100 सेंटर फ्रेश आई, 2021 में 100 रुपए में 100 सेंटर फ्रेश आई, और अब चल रहा है 2022, यहां पर भी 100 रुपए में 100 सेंटर फ्रेश मिल रही है आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए में पहले भी 100 क्वांटिटी आती थी, आज भी 100 क्वांटिटी आ रही है, और 2023 में मुझे लगता है 100 रुपए में 100 ही क्वांटिटी आएगी। इसका ना फ्यूचर का 100 रुपए और आज का 100 रुपए में कोई डिफरेंस नहीं है, इसे हम कहते हैं विदाउट चेंज इन मनी वैल्यू। दूसरा केस है चेंज इन मनी वैल्यू, मतलब जहां पे फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के बराबर नहीं होता। मतलब आपको लगता है कि आज 100 रुपए में आपको 100 यूनिट मिल रही है, लेकिन अगले साल इन्हीं 100 यूनिट को खरीदने के लिए आपको 100 रुपए से ज्यादा देने पड़ेंगे। सपोज करते हैं सेंटर फ्रेश वाली कंपनी ने आज एक सेंटर फ्रेश का प्राइस 1 रुपए रखा हुआ है, फ्यूचर में उनको लगता है कि अब चीजें महंगी हो गई हैं, उन्होंने उसकी प्राइस 1.5 रुपए कर दी। तो आज आपको 100 रुपए में, आप ध्यान से समझे, आज यदि मैं 100 सेंटर फ्रेश खरीद के लाता हूं 1 रुपए के हिसाब से, तो मुझे मिलेगी कितने की, 100 रुपए की।
100 क्वांटिटी 1 रुपए के हिसाब से 100 रुपए की। बट फ्यूचर में यदि वो 1.5 रुपए की एक यूनिट हो जाती है, या 2 रुपए की हो जाती है, या 2.5 रुपए की हो जाती है, या 3 रुपए की हो जाती है, तो मुझे वो 100 यूनिट के आज जो 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, 1.5 रुपए होने के बाद 150 रुपए देने पड़ेंगे, 2 रुपए होने के बाद 200 रुपए देने पड़ेंगे, 2.5 रुपए होने के बाद 250 रुपए देने पड़ेंगे, 3 रुपए का हो जाएगा तो वो 300 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू बराबर नहीं है। मान लो कि वो चीज आज 1 रुपए की है और कल 200 रुपए की हो जाती है, मतलब 2 रुपए की हो जाती है पर यूनिट। तो आज 100 यूनिट 1 रुपए के हिसाब से जो मैं 100 रुपए में खरीद रहा हूं, कल उसका प्राइस यदि पर यूनिट 1 रुपए से बढ़ के 2 रुपए हो जाए तो 100 यूनिट का मुझे 200 रुपए देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी आज मैं 100 खरीद रहा हूं, अगले साल भी मैं 100 खरीदूंगा। ध्यान से सुनना, क्वांटिटी मेरा बेस है। सेम क्वांटिटी को खरीदने के लिए आज मुझे देने पड़ रहे हैं बेटा 100 रुपए, और अगले साल इसी 100 यूनिट को खरीदने के लिए 2 रुपए के हिसाब से देने पड़ेंगे 200 रुपए। तो मैं क्या कहूंगा, एक साल बाद के 200 रुपए में भी 100 यूनिट आएगी और आज भी मुझे 100 यूनिट मिलेगी। मतलब कि फ्यूचर का 200 रुपए आज के 100 रुपए के बराबर है। बट क्या आप कह सकते हो 200 रुपए 100 रुपए के बराबर होता है? नहीं। क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से 200 रुपए फ्यूचर का, एक साल के बाद का 200 रुपए आज के 100 रुपए के बराबर है। बट वी कैन नॉट से 100 इक्वल टू 200 रुपीज। बात समझ में आ गई? तो जब फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के बराबर नहीं होती तो हमें पीवी फैक्टर का यूज करना पड़ता है, जैसे हम कहते हैं विद चेंज इन मनी वैल्यू। दूसरा पॉइंट, रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम दैट फेल कंप्लीटली एंड सडनली। अचानक कोई काम, मतलब कोई मशीन चल रही थी और चलते चलते अचानक क्या हो जाए, बंद हो जाए। जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं कल रात तक मैंने एसी की ठंडी हवा खाई, सुबह मैंने एसी बंद किया, आज शाम को जैसे ही मैंने एसी फिर से ऑन किया देखा एसी चल ही नहीं पा रहा। दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, हम मान लीजिए स्कूटी यूज कर रहे हैं, 2 व्हीलर यूज कर रहे हैं। आज हम ऑफिस से आए, हमने स्कूटर स्टार्ट किया, बैठे ऑफिस से, घर आए, स्कूटी बंद किया, सुबह मॉर्निंग में फिर हमने स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश की, देखा स्कूटी अचानक क्या हो गई, बंद हो गई। पता लगा कि जो बैटरी है वो टोटली डिस्चार्ज हो गई, मतलब अब वो बैकअप ही नहीं दे रही, वो आपके इंजन को स्टार्ट ही नहीं कर पा रही। सडनली क्या हो गई, फेल हो गई। बात समझ में आ गई? बल्ब है, रात तक आपने अपना स्कूटर का यूज किया, जब घर आए आपने स्कूटर की देखा लाइट ऑन थी, फटाफट से आपने स्कूटर पार्क किया अपने घर में। कल मॉर्निंग में आप अपने ऑफिस गए, इवनिंग में जब वापस आ रहे थे फिर आपने लाइट ऑन करके देखी तो पता लगा अब उसका जो बल्ब है वो फ्यूज हो चुका है, अब वो चल ही नहीं रहा, अंधेरे में आपको आना पड़ा। मेरी बात को समझे? कोई चीज अचानक खराब हो जाए, सडनली फेल हो गया, आपका कंप्लीटली फेल हो गया। उसमें 2 तरीके के केस आते हैं, क्या आप इंडिविजुअली रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं या आप ग्रुप रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं। अब यहाँ स्कूटर की बात चल रही थी, स्कूटर तो एक है, उसमें लैंप भी एक लगा है, तो डेट इज इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट है। लेकिन यदि मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जैसे फूड डिलीवरी का काम करते हैं, अब मान लीजिए सपोज करते हैं पिज्जा हट वाले हैं, उनके यहाँ तो बहुत सारे 2 व्हीलर होंगे, वो तो बहुत सारे लोगों को गुड डिलीवर करते हैं एक साथ में। तो उनके पास 2 ऑप्शन है कि जिस 2 व्हीलर के अंदर बल्ब खराब हुआ है खाली उसको रिप्लेस किया जाए, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअली रिप्लेसमेंट। दूसरा केस है, वो कहते हैं हर महीने जितने भी स्कूटी हमारे यूज हो रहे हैं, 500 600 जो भी क्वांटिटी, जो भी 2 व्हीलर यूज हो रहे हैं, सबका लैंप बदल डालो, उसे कहते हैं ग्रुप रिप्लेसमेंट। अब यदि वो एक लैंप खरीद के लाएंगे तो उनको महंगा मिलेगा, लेकिन यदि 600 स्कूटर के 600 लैंप खरीद के लाएंगे तो बल्क डिस्काउंट मिलने की वजह से एक बल्ब की जो कॉस्ट उनको इंडिविजुअली खरीदने पे 100 रुपए की मिलती थी, हो सकता है वो 40 रुपए का एक बल्ब मिल जाए लार्ज क्वांटिटी खरीदने में। मेरी बात को समझें, कि ग्रुप रिप्लेसमेंट का जो खर्चा आता है वो नॉर्मली कम आता है किससे, इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट से। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी पॉलिसी कंपनी के लिए बेस्ट होगी। तो आज की क्लास में हम आपके सामने लेके आ रहे हैं रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम विद डिटोरेट एंड हुज मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीजेस विद टाइम। मतलब जब कोई प्रोडक्ट हमारा खराब होता है, धीरे 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 धीरे, हौले हौले का मतलब आराम आराम से खराब होता है, अचानक नहीं खराब होता। हमें पता है धीरे धीरे इसे यूज करेंगे, धीरे धीरे यूज करने से इसके पार्ट्स घिसेंगे, वियर एंड टियर होंगे और धीरे धीरे इसकी एफिशिएंसी घटेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होगी, वेस्टेज बढ़ेगी। उस केस में हम आपको किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो शुरू करवा रहा हूं। सबसे पहला जो बुक हमने आपको प्रोवाइड किया उसमें पेज नंबर 71 है और उसमें क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, पेज नंबर आपके पास है 71 और क्वेश्चन नंबर आपके पास है 1। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दिसंबर 2012 में। इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग टेबल गिव द रनिंग कॉस्ट पर ईयर एंड रीसेल वैल्यू ऑफ अ सर्टेन इक्विपमेंट हुज परचेज प्राइस इज ₹6500। मतलब आपके पास में एक असेट है जो आपने कितने रुपए की खरीद रखी थी, 6500 की। तो आपको कॉस्ट कितनी दे रखी है इक्विपमेंट की, 6500। एट व्हाट ईयर इज द रिप्लेसमेंट ड्यू ऑप्टिमली। मतलब ये कहते हैं किस साल में हमने अपने एसेट को रिप्लेस करना चाहिए। तो हमने देखा भी सबसे पहले
जो असेट हम यूज कर रहे हैं उसकी जो लाइफ है वो कितने साल है, 8 साल है, और 8 साल की जो रनिंग कॉस्ट है वो हमें बता रखी है, साथ में हमें उसकी रीसेल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू भी बता रखी है, लेकिन स्क्रैप वैल्यू हर साल अलग अलग दे रखी है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में बताना क्या है, कौन से साल में हमें अपनी एसेट को रिप्लेस कर देना चाहिए। तो ऐसे केस में सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक टेबल बनानी चाहिए, और उस टेबल में हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि जो टेबल बनेगी उसका नाम क्या है। तो यहां पे हमें टेबल का नाम लिखना होगा, नेम लिखिए फटाफट से, स्टेटमेंट शोइंग एवरेज कॉस्ट पर ईयर। मैंने ईयर वर्ड क्यों लिखा, मंथ या वीक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन में हमें एसेट की जो लाइफ दे रखी है वो ईयर में दे रखी है। तो यहां पे मुझे पता लगाना पड़ेगा कि एक साल मशीन को यूज करने की हमारी कॉस्ट कितनी आती है। देखिए भाई, सबसे पहले हमने लिखे ईयर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। 80 क्यों लिखे हमने, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके सामने है उसमें एसेट की लाइफ कितनी थी, 8 साल की दे रखी थी। अब यहां पे सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है रनिंग कॉस्ट। जैसे जैसे आपकी एसेट पुरानी होने लगती है, आपकी रनिंग कॉस्ट क्या होती है, नॉर्मली बढ़ने लगती है। पहले साल का रनिंग का खर्चा 1400 रुपये था, दूसरे साल का कितना है 1500, तीसरे साल आपका 1700 है, फिर 2000, 2400, 2800, 3300 एंड 3900। अब आपको ये पता लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर कि कौन से ईयर के बाद हमें अपनी एसेट को बदल देना है। तो हमें उस साल अपनी एसेट को रिप्लेस करना है जिस साल हमारी एवरेज कॉस्ट एक साल की कम आए। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एसेट को एक साल यूज करने की कॉस्ट कितनी है, मतलब एक साल यूज करने की कॉस्ट कितनी है। तो यहां पे यदि मैं अपनी एसेट को एक साल यूज करता हूं तो मेरी रनिंग कॉस्ट का खर्चा कितना आएगा, 1400 रुपये आएगा। यदि मैं एसेट को 2 साल यूज करूंगा तो मुझे उसकी रनिंग कॉस्ट 2 बार बियर करनी पड़ेगी। तो उसका मतलब 2 साल की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट। एक साल यूज करूंगा तो 1400, 2 साल यूज करूंगा तो पहले साल की 1400, दूसरे साल की 1500, मतलब कि 2900 कॉस्ट आएगी। यदि मैं एसेट को 3 साल यूज करके उसे रिप्लेस करता हूं तो फिर मेरी जो कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी 1400 प्लस 1500 प्लस 1700, तो आपके पास आएगा 4600। यदि मैं 4 साल बाद रिप्लेस करता हूं अपनी एसेट को तो फिर मुझे उस केस में 2000 रुपए का रनिंग कॉस्ट का खर्चा और बियर करना पड़ेगा, डेट इज 6600। यानी नेक्स्ट आपके पास में 2400 आपने ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा 9000। फिर आपके पास आ जाएगा 11800, 15100 और लास्ट में आप कह सकते हैं 19000। इसको ना जितने ज्यादा साल आप एसेट को यूज करेंगे, जितने ज्यादा साल आप एसेट को यूज करेंगे, आपकी जो रनिंग कॉस्ट का खर्चा है वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में है एसेट की जो कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है आपको। एसेट की जो कॉस्ट है वो आपको दे रखी है 6500, और आपके पास जो रीसेल वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है, वो हर साल की अलग है। तो यदि मैं कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट तो आपकी 6500 ही रहेगी। हाँ, क्वेश्चन में आपको दे रखी है स्क्रैप वैल्यू। यदि आप एसेट को एक साल यूज करके बेच देते हैं तो आपको स्क्रैप वैल्यू पे मिलेंगे 4000 रुपये। 2 साल यूज करने के बाद बेचेंगे तो आपको 3000 रुपये मिलेंगे। 3 साल यूज करने के बाद 2200 रुपये मिलेंगे, 1700, 1300, 1300 कह सकते हैं जैसे। और उसके बाद आपकी जो स्क्रैप वैल्यू है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसका मतलब है यदि मैं अपनी एसेट को एक साल यूज करने के बाद बेच दूं तो मैं ये कहूंगा कि जो एसेट मैंने खरीदी थी वो 6500, 6500 की खरीदी, और खरीदने के बाद एक साल यूज करने के बाद मुझे उसके 4000 मिल रहे हैं।
इसका ना एसेट मैं कितने रुपए की यूज कर रहा हूँ एक साल के अंदर, 6500 और 4000 का डिफरेंस है 2500। इसका मतलब एक साल में मैं अपनी एसेट को यूज कर रहा हूँ कितने रुपए की, 2500 की। मतलब मेरी 2500 रुपए एसेट की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई एक साल यूज करने के बाद। और एसेट की वैल्यू यूज करने के बाद जब कम होती है तो अकाउंट्स में उसका जो टेक्निकल नाम है वो है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। यदि एक साल और मैं यूज कर लेता हूं तो जो स्क्रैप वैल्यू 4000 मिल रही थी अब वो मुझे 3000 मिलेगी। इसका मतलब 65 और 3000 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा मेरे पास में, 3500। तो जैसे जैसे स्क्रैप वैल्यू घटती जाएगी वैसे वैसे डेप्रीशिएशन का अमाउंट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 4300, आपके पास आ जाएगा 48, आपके पास आ जाएगा 5200, 55, 55, 55। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि एग्जाम में हमारे यहाँ दो तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, पहला विदाउट चेंज इन मनी वैल्यू और दूसरा आपके पास है विद चेंज इन मनी वैल्यू। तो क्वेश्चन में पढ़कर क्या हमें पता लग पा रहा है कि ये विद है या विदाउट वाला केस है। तो यदि किसी क्वेश्चन में, हाँ जी, यदि किसी क्वेश्चन में आपके पास में पीवी फैक्टर नहीं दे रखा, नो पीवी फैक्टर, नो पीवी फैक्टर का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, नो प्रेजेंट वैल्यू, यदि क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको नहीं दे रखा तो उसका मतलब ये कौन सा केस हो गया, कौन सा केस बन जाएगा आपका, विदाउट चेंज इन मनी वैल्यू। मतलब आप कह सकते हैं फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू बराबर है। मतलब सीधा सीधा इसका मतलब है आज का 100 रुपये फ्यूचर के 100 रुपये के बराबर है। मतलब प्रेजेंट वैल्यू और आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो दोनों बराबर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के मतलब क्या है, 2 मिनट के लिए। पीवी फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस R/100 पावर n, जिसमें R हमारे पास होता है रेट ऑफ डिस्काउंट, जो आपको बताता है कि किस रेट से आपकी वैल्यू घटती जा रही है। n आपको बताता है नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, कोई भी ईयर हो सकते हैं, n ईयर्स। तो यदि किसी क्वेश्चन में आपके पास में रेट ऑफ डिस्काउंट नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो केस क्या बन जाएगा, विदाउट चेंज इन मनी वैल्यू। इसका मतलब है वहां पर फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू सेम है। हाँ, यदि किसी केस में रेट ऑफ डिस्काउंट आपको दे रखा होता तो फिर उस केस में आप पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में फिर आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी हमारा चल रहा है केस नंबर 1, जहां पर फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के बराबर है, मतलब कि मनी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा। अब आगे देखिए, तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे क्या समझ में आया कि यदि मैं एक साल एसेट को यूज करता हूं, पहले मुझे निकालना है टोटल कॉस्ट। इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। तो टोटल कॉस्ट में हमें दो तरीके की कॉस्ट लेनी है। कौन कौन सी, एक हमें लेनी है क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट और एक हमें लेना है डेप्रीशिएशन कॉस्ट। मतलब हमें दो तरीके की कॉस्ट लेके चलनी है। कौन कौन सी, क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट और एक डेप्रीशिएशन कॉस्ट। हाँ जी, क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट हमारी कितनी है, क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट हमारी है 1400 रुपए और डेप्रीशिएशन 2500 है। दोनों मिलाकर कितना आ जाएगा आपके पास में भाई, आपके पास आ जाएगा 3900। फिर यदि मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो आपके पास में क्यूमुलेटिव कॉस्ट है 2900 और डेप्रीशिएशन 3500 है। इसका ना 2 साल मशीन को यूज करने के बाद यदि रिप्लेस करूंगा तो 2 साल की मेरी जो रनिंग कॉस्ट है वो 2900 है और 2 साल का डेप्रीशिएशन कितना है 3500। तो 2 साल का डेप्रीशिएशन, 2 साल की रनिंग कॉस्ट, इसका ना 2 साल की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई मेरे पास में, दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 6400। इसी तरीके से सबको प्लस करते चले जाओ, सबको मैं हाईलाइट कर देता हूं। यानी सबको प्लस करके बताइए कितना कितना आएगा, 8900,
अब आगे देखिए, यदि मुझसे कोई पूछे भी आपको अपनी एसेट कितने साल बाद रिप्लेस कर देनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं इस कॉस्ट के बेस पे डिसीजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये 1 साल का खर्चा है, ये 2 साल का खर्चा है, ये 3 साल का, ये 4 साल का, ये 5 साल का, ये 6 साल का है, ये 7 साल का, ये 8 साल का। तो कंपैरिजन करने के लिए बेस आपके सेम होने चाहिए। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट पर ईयर आपको निकालनी पड़ेगी। तो एवरेज कॉस्ट पर ईयर निकालने के लिए आपको टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर से। तो नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि 3900 खर्चा है 1 साल का, 6400 जो कॉस्ट है वो 2 साल की है, तो 1 साल की कितनी होगी? 8900 जो कॉस्ट है वो 3 साल एसेट को यूज करने की है, 1 साल की कितनी होगी? 11400 जो कॉस्ट है वो 4 साल की है, 1 साल की कितनी होगी? 14200 जो कॉस्ट है वो 5 ईयर्स की है, 1 ईयर की कितनी होगी? मतलब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। 20,600 जो कॉस्ट है वो कितने साल की है? 7 ईयर्स की है। और 24,500 जो कॉस्ट है वो है 8 ईयर्स की, 1 साल की कितनी है? सभी जगह मुझे 1 साल की कॉस्ट क्यों निकालनी है? क्योंकि कंपैरिजन के लिए मेरा बेस सेम होना चाहिए। जब तक कंपेयर का बेस सेम नहीं होगा मैं कंपैरिजन ही नहीं कर पाऊंगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा सपोज करते हैं 4th क्लास में और आप इस समय 12th क्लास में, या हो सकता है कोई सीए कर रहा हो या सीएम में कर रहा हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, कोई कॉलेज कर रहा है, तो बच्चों का जो बेस है वो बराबर नहीं है ना। अब जो फर्स्ट क्लास में बच्चा होगा उसका कंपैरिजन आपसे करे तो क्या कहोगे, यार इस बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है, बिल्कुल नालायक है, इसे तो 19 की टेबल भी नहीं आती, फर्स्ट क्लास में आ गया, मेरे को तो आती है, मेरे को तो 100 तक की आती है सारी टेबल्स। अब यह उसका जो बेस है और आपका बेस में जमीन आसमान का फर्क है। तो बेस शुड बी सेम एट द टाइम ऑफ कंपैरिजन। तो 3900 को 1 से डिवाइड किया, आपके पास आएगा 3900। दूसरे केस में आपके पास आ जाएगा 3200। 8900 को 3 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2967। 11,400 को 4 से डिवाइड किया 2850। 14,200 को हमने 5 से डिवाइड किया तो आएगा 2840, 2883। और 20,600 को 7 से डिवाइड किया 2943। फिर आपके पास में आता है 3063। अब आप खुद सोचिए कि कौन से ईयर में 1 साल का खर्चा हमारा सबसे कम आ रहा है। जल्दी बताइए, कौन से ईयर में 1 साल की जो यूज करने की कॉस्ट है वो कम है। यदि मैं 1 साल यूज करने के बाद इसे बदलता हूं तो 3900 का खर्चा आता है। 2 साल यूज करने के बाद यदि बदलता हूं तो 1 साल का खर्चा 32 आएगा। 3 साल यूज करने के बाद यदि मैं एसेट को रिप्लेस करता हूं तो 1 साल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब 1 साल की यूसेज कॉस्ट कितनी है उस एसेट की? 2967। तो आप ये बताइए कि मेरा खर्चा 1 साल में सबसे कम कितना आएगा, जल्दी बताइए। यानी सबसे कम मेरे पास आ रहा है 2840, यानी 2840 मेरी कॉस्ट सबसे कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे अपनी एसेट को रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि यदि मैं अपनी एसेट को रिप्लेस नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरी जो कॉस्ट है वो नेक्स्ट ईयर से जो 2840 रुपये आ रही थी, 2840 आ रही थी, अब वो 2883 आने लगेगी। कहीं ना कहीं मेरी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ने लगेगी। तो यहाँ पे हमारा डिसीजन क्या होगा, क्या डिसीजन लिखेंगे बताओ भी जल्दी से, पहले आप नोट करो फटाफट से।
हाँ, नोट कर लिया सबने? तो यहां पे हमें क्या कमेंट लिखना चाहिए? हाँ, क्या कमेंट लिखें? सिंस मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर ईयर is rupees 2840 at the end of 5th year. Hence, optimum replacement period is at the end of 5th ईयर। तो यदि आपको अपनी एसेट को रिप्लेस करना है, बदलना है, तो 5 साल यूज करने के बाद छठे साल के शुरू में एट द एंड ऑफ 5th ईयर या बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर आपको अपनी एसेट को बदल देना चाहिए। ऐसा करने से फायदा होगा कि आपको उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, 1 साल का जो यूज करने का खर्चा है, वो सबसे कम आएगा आपका। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, जो जून 2013 में आपके एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 जून 13 में आया हुआ है, पेज नंबर 71 पे मिल जाएगा आपको। अ फ्लीट ऑनर फंड फ्रॉम हिज पास्ट रिकॉर्ड दैट द कॉस्ट पर ईयर ऑफ रनिंग व्हीकल हुज परचेज प्राइस इज ₹1 लाख आर एज अंडर। मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर जो कॉस्ट बता रखी है व्हीकल की वो है 1 लाख रुपए, साथ में उसकी रनिंग कॉस्ट बता रखी है और उसकी रीसेल वैल्यू बता रखी है। ये पॉइंट तो पहले क्वेश्चन में भी दे रखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में आगे का पॉइंट क्या दे रखा है? देयर आफ्टर रनिंग कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 3000 बट रीसेल वैल्यू रिमेन कांस्टेंट एट ₹6000। एट व्हाट एज इज अ रिप्लेसमेंट ड्यू? कौन से साल हमें अपनी एसेट का रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए? अब जो जानकारी हमें क्वेश्चन में दे रखी है वो कितने साल की दे रखी है? 5 साल की दे रखी है। जो जानकारी हमें क्वेश्चन में दे रखी है वो कितने साल की दे रखी है भाई? 5 साल की दे रखी है, ध्यान से समझे। तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या निकालना है? कंप्यूटेशन ऑफ, या स्टेटमेंट शोइंग भी लिख सकते थे, एवरेज कॉस्ट ऑफ यूजिंग पर एनम। एक सेल एसेट को यूज करने की आपकी एवरेज कॉस्ट कितनी है? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 5th ईयर, 5 साल की जानकारी हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है। यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं रनिंग कॉस्ट की, तो आपको दे रखी है वो है 10,000, 12,000, 13,500, 15,000 और 18,000। फिर हमने निकाला क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट 10,000, 22,000, फिर ऐड कीजिए कितना आता है? 22 में हमने ऐड कर दिया 13,500, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 35,500। फिर 15,000 ऐड किया तो आपके पास आ जाएगा 50,500, और फिर 18,000 ऐड कर दिया तो 68,500। हाँ जी, क्वेश्चन में कहते हैं देयर आफ्टर रनिंग कॉस्ट इंक्रीजेज बाय 3,000, मतलब 6th ईयर ऑनवर्ड से जो रनिंग कॉस्ट है वो 3,000 पे बढ़ेगी। तो 18 और 3 कितने हो गए? 21,000 पे। तो ऐसे में आपके पास 68,500 प्लस 21,000 आपके पास आ जाएगा 89,500। और नेक्स्ट आपके पास में जो असेट की कॉस्ट है वो आपको दे रखी है कितने रुपए? 1 लाख रुपीस।
और स्क्रैप वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? स्क्रैप वैल्यू आपके पास है फर्स्ट ईयर में 80,000, सेकेंड ईयर में 65, फिर आपके पास है 55, 25, 6,000 और उसके बाद लिखा है बट रीसेल वैल्यू रिमेन कांस्टेंट एट 6,000। रीसेल वैल्यू जो फिफ्थ ईयर में थी 6,000, सिक्स ईयर में भी कितनी रहेगी? 6,000। हाँ जी, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अब डेप्रीशिएशन जो बराबर होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू के होता है, तो 1 लाख में से 80,000 माइनस किया, आपके पास आ जाएगा डेप्रीशिएशन 20,000, 35,000, 45,000, 75,000, 94,000 एंड अगेन 94,000। अब सबको ऐड कर लेते हैं, सबका मतलब जो हमारी कॉस्ट है। तो एक तो हमें टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है? क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट लेनी है, साथ में डेप्रीशिएशन हमें जोड़ने। तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, कितना कितना आता है देखिए। तो इनको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि पता चल जाए किस किस को प्लस करना है। 10,000, 20,000, जल्दी बताइए कितना कितना लिखना है। हाँ जी, 20,000 प्लस 10,000 आपका आ गया 30,000, ये आपके पास आ जाएगा 57,000, 80,500, 125,500 यानी 94,000 में हमने प्लस कर दिया 68,500, तो आपके पास आ जाएगा 1,62,500। हाँ जी, 89,500 प्लस 94,000, 183,500। अब आपको यहाँ पे निकालना है एवरेज कॉस्ट पर एनम, जिसका फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कि 30,000, 57,000, 80,500, 125,500, 162,500, 183,500। इन्हें डिवाइड क्यों करते हैं ये तो आपको समझ में आ गया होगा भाई। इस 30,000 का खर्चा जो टोटल है वो एक साल का है, 57,000 खर्चा 2 साल का है, 80,500 3 साल का खर्चा है, 1,25,500 4 ईयर्स का है, 162,500 5 ईयर की टोटल कॉस्ट है, ये 6 ईयर की टोटल कॉस्ट है। कंपैरिजन के लिए हमें जो बेस लेना पड़ेगा वो एक एक साल की कॉस्ट लेनी पड़ेगी, और वो निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा 30,000, यहाँ आपके पास आ जाएगा 28,500, 80,500 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो आपके पास आ जाएगा 26,833, 1,25,500 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 4 से, तो आपके पास आ जाएगा 31,375। हाँ जी, 162,500 को डिवाइड किया 5 से, तो आपके पास आ जाएगा 32,500। 183,500 को आपने डिवाइड किया 6 से, तो आपके पास आ जाएगा 30,583। इसका मतलब आप क्वेश्चन को यदि ध्यान से समझें तो आपकी एक साल की जो सबसे कम कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? एक साल की सबसे कम कॉस्ट है 26,833। इसका मतलब क्या हुआ? आप यहाँ पे कमेंट में क्या लिखेंगे? सिंस मिनिमम एवरेज कॉस्ट ऑफ यूजिंग per annum is rupees 26,833, hence optimum
replacement period is at the कोई दिक्कत है इसमें किसी को? फटाफट से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सबने बेटे? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और ये आपका जून 15 में आया हुआ है। पेज नंबर्स आपके पास में है 72। हाँ जी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्म इज यूजिंग अ मशीन हुज परचेज प्राइस इज ₹15,000। उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 3500 और उसकी स्क्रैप वैल्यू है 1500 रुपये। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन पढ़े किए हैं उसमें आपकी हर साल की स्क्रैप वैल्यू बदल रही थी, पर यहाँ पे जो स्क्रैप वैल्यू है वो हर साल की आपकी सेम है। तो उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालना आपके लिए आसान हो गया। तो यदि आपसे कोई पूछे भाई एसेट की कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट का मतलब है परचेज प्राइस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। मतलब कि 15,000 आपकी परचेज प्राइस है, 3,500 आपकी इंस्टॉलेशन चार्जेस है, आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो बेटे है 18,500। स्क्रैप वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 1500। तो यहाँ पे आपका जो डेप्रिसिएशन है, जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। मतलब कि 18,500 में से 1500 माइनस करने पे आपका डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो 17,000 रुपये, 17,000। मतलब एक साल का डेप्रिसिएशन भी 17,000 है, 2 साल का भी 17 है, 3 साल का भी 17 है, 4 साल का भी 17 है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी जो स्क्रैप वैल्यू है उसका अमाउंट हर साल क्या है, सेम है। नीचे मेंटेनेंस कॉस्ट आपको 9 साल की दे रखी है, 9 ईयर्स की। द फर्म वांट टू डिटरमाइन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स शुड द मशीन बी रिप्लेस ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस, assuming that the machine replacement can be done only at the year end। मतलब हर साल के एंड पे नहीं करना, एक पर्टिकुलर ईयर के एंड पे ही करते हैं आप। अब वो चाहे वो 1 साल के बाद हो या 2 साल के बाद हो या 3 साल के बाद हो या 4 साल के, मतलब हम 5 साल के बाद भी कर सकते हैं, 6 साल के बाद भी कर सकते हैं। ये कहने का मतलब है। मतलब ये नहीं कि आज ही खरीद के लाया, आज ही मैंने रिप्लेस कर दी, नहीं भाई, उसे यूज तो करो। तो मिनिमम यूसेज पीरियड जो होगा वो कितना होगा, 1 ईयर होगा। ये कहने का मतलब है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज कॉस्ट
ऑफ यूजिंग मशीन पर एनम। अच्छा, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया है या अभी ये वाला क्वेश्चन भी कर रहे हैं, इसमें हमें पीवी फैक्टर की कोई जानकारी नहीं दे रखी। और जब पीवी फैक्टर की जानकारी नहीं होती तो उस केस में प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के बराबर होती है और हमें क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ जी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स, सेवन, एट, 9। हाँ जी, मेंटेनेंस कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दे रखी है, क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन हम निकाल चुके हैं, आपको निकालनी है टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट को बाद में नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी एवरेज कॉस्ट ऑफ यूजिंग मशीन पर एनम। फॉर्मूला आपको पता ही है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखिए किस तरीके से अपना आंसर निकालना है। सबसे पहले हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कितनी है, 260, फिर है 760, 1100, 1600, 2200, 3000, 4100, 4900 और 6100। यानी क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट निकालेंगे तो कितना कितना आएगा आपका 260, और उसमें 760 प्लस किया तो आपके पास कितना आ जाएगा 1020, फिर 2120, फिर आपके पास आ जाएगा 3720, 5920, 8920, 13020, आपका आ जाएगा 17920 और आपके पास आ जाएगा 24020। यानी डेप्रिसिएशन हर साल सेम क्यों है, क्योंकि डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। यदि कॉस्ट भी सेम है, स्क्रैप वैल्यू भी सेम है, तो हर साल आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो भी सेम रहेगा। लेकिन इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट बदल रहा था, क्योंकि आपकी ईयर एंड पे स्क्रैप वैल्यू बार बार चेंज हो रही थी। यानी टोटल कॉस्ट यदि आपको निकालना है तो कितना आएगा, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 260 प्लस 17,000, 17,260 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18,020, यहाँ आ जाएगा 19,120, 20,720, 22,920, 25,920, 30,020, 34,920 और 41,020। बस आपको अब डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दो फटाफट फटाफट, कितना कितना आएगा और मुझे आंसर बताइए, देखते हैं कौन पहले करता है। देखिए भाई, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से आपको डिवाइड करना है और फाइनल आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा भी कितना कितना है। तो जल्दी बताइए कितना कितना लिखना है। यानी पहले केस में आपका आ जाएगा 17,260, सेकेंड में 9010, फिर आपके पास आ जाएगा 6373, 5180, 4584, 4320, 4288, 4365 और आपके पास आ जाएगा 4557।
तो आपकी जो कॉस्ट सबसे कम आ रही है वो कहाँ आती है? मिनिमम कॉस्ट आपके पास है 4288 एट द एंड ऑफ 7th ईयर, मतलब आपका जो ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड है वो कौन सा है? एट द एंड ऑफ 7 ईयर। तो सिंस मिनिमम एवरेज कॉस्ट is rupees 4288 at the end of 7th year, hence optimum replacement period is at the end of 7th year। यानी कोई दिक्कत इसमें किसी को? बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल है ही नहीं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, जून 10 में आपके एग्जाम में आया हुआ है, जून 2010 में। रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज बीइंग कंसीडर्ड फॉर ए न्यू मशीन इंस्टॉल, फाइंड द ईयर व्हेन द रिप्लेसमेंट इज टू बी मेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो बढ़िया पॉइंट दे रखा वो क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फर्स्ट ईयर में 1700, सेकंड ईयर में 2000, थर्ड ईयर में 2500, फोर्थ ईयर में 2850 और फिफ्थ ईयर में 3000। सैलवेज वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर 1175, 1200, 900, 400 एंड 0। कहने का मतलब ये है कि आप यदि फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में 1700 रुपए की मशीन खरीदते हैं और उसे एक साल यूज करके बेच देते हैं तो आपको स्क्रैप वैल्यू, सैलवेज वैल्यू 1175 मिलेगी। मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आपकी कॉस्ट है वो शुरू में 1700 है, यदि फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में बदलते हो, सेकंड ईयर के बिगनिंग में बदलोगे तो आपको वो असेट जो 1700 की मिलती थी कितने की मिलेगी? 2000 की। मतलब 300 रुपये आपकी कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना है? नो पीवी फैक्टर इज गिवन, मतलब नो इन्फ्लेशन, मतलब कि आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करना। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या चेक करना है? क्या आपको पीवी फैक्टर गिवन है? तो मैंने क्या लिखना है? नो पीवी फैक्टर। कोई पीवी फैक्टर क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा, मतलब कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू आपकी नजर में बराबर है। तो ऐसे केस में ये सारी चीजें भी ध्यान रखो, सारी चीजें ध्यान रखो। देखिए जो बच्चे एफएम के अंदर कैपिटल बजटिंग चैप्टर पढ़ चुका है उनको तो बच्चा सा चैप्टर लग रहा होगा, छोटा सा चैप्टर, इसमें कुछ है ही नहीं दम।
क्योंकि कैपिटल बजटिंग के अंदर मैं आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा टाइम वेस्ट करना चाहिए इन सब चीज़ों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, यानी 5 साल का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमारे पास में आ जाएंगे ईयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। फिर क्वेश्चन में हमारे पास जो कॉस्ट है वो कितनी कितनी दे रखी है, तो कॉस्ट आपके पास इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इसलिए बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे हर साल आपकी कॉस्ट क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो कॉस्ट आपके पास कितनी कितनी है, 1700 है, फिर 2000, फिर आपके पास में है 2500, 2850 और 3000। नेक्स्ट आपके पास है स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू आपके पास है 1175, 1200, 900, 400, 0। अब यदि मैं कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन, मतलब कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो आपके पास पहले केस में कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 525, 525 रुपए आपके पास आ जाएगा डेप्रिसिएशन। हाँ जी, सेकंड केस में कितना आ जाएगा 800, फिर आपके पास कितना है 1600, 2850 में से आपने माइनस किया 400 तो आपके पास आ जाएगा 2450 और लास्ट में है 3000। फिर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब है जो असेट आपने परचेज किया उसको चलाने की ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, मतलब एक तरीके की रनिंग कॉस्ट कह सकते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट है 500, 700, 750, 1100, 1200। तो सबसे पहले आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, आप निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट 500, 1200, 1950, 3050 और आपके पास आ जाएगा 4250। अब उस केस में आपके पास में ऑपरेटिंग कॉस्ट और क्यूमुलेटिव ये सब आ गया, निकालना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट, सीओसी का मतलब हो गया क्यूमुलेटिव ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। इन दोनों को प्लस कर दो, किन दोनों को प्लस कर दो, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब देखिए कितना कितना अमाउंट आएगा आपके सामने, फिर आप यहां पे निकाल देंगे एवरेज कॉस्ट पर एनम, मतलब टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया 1025, 2000, 3550, 5500 और 7250। 1025, 2000, 3550, 5500, 7250, इन सबको हमने डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ ईयर से, तो आपको पता चल जाएगा एक साल यूज करने के बाद आपकी कॉस्ट कितनी आती है असेट को यूज करने की 1025। 2 साल यूज करने की टोटल कॉस्ट थी 2000, एक साल की हो गई 1000। 3 साल की यूज करने की टोटल कॉस्ट थी 3550, एक साल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, डिवाइड कर दो 1183। 4 साल यूज करने की कॉस्ट थी 5500, 5500 को हमने 4 से डिवाइड किया, हमारे पास आ जाएगा 1375 और लास्ट में है 1450, मतलब 7250। 7250 को 5 से डिवाइड किया तो 1450। मतलब कि यदि आपसे कोई पूछे जी लीस्ट कॉस्ट कितनी है, तो असेट को 2 साल यूज करो, उसके बाद क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, तो आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसे यूज करने की जो कॉस्ट है प्लस आपका जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, मतलब जो टोटल कॉस्ट है वो एक साल की सबसे कम कितनी आती है, 1000 रुपये आती है, वो भी कब, 2 साल असेट यूज करने के बाद। तो अब आपको कमेंट लिखना है, सिंस मिनिमम एवरेज कॉस्ट of using machine per annum
is rupees 1000. Hence optimum replacement period is at the end of सेकेंड ईयर. फटाफट से नोट कीजिए. तो इस क्वेश्चन में आपके लिए नया पॉइंट क्या था? इस क्वेश्चन में आपकी जो कॉस्ट है वो हर साल चेंज हो रही है. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हर साल सेम है या डिफरेंट है. तो अभी तक आपने देखा 2-3 तरीके के हमने क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हर साल आपकी कॉस्ट सेम थी, स्क्रैप वैल्यू डिफरेंट थी. फिर अगले केस में हमने क्या देखा? कॉस्ट आपकी सेम है, स्क्रैप वैल्यू भी सेम है. अब आपने क्या देखा? कॉस्ट भी बदल गई, स्क्रैप वैल्यू भी बदल गई. तो कोई भी केस हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो डेप्रिसिएशन निकालना है जिसका ये फॉर्मूला है. तो आपकी कॉस्ट सेम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती. ऐसे स्क्रैप वैल्यू आपकी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है. तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस करोगे तो आपके पास आएगा डेप्रिसिएशन. अब वो डेप्रिसिएशन आपका सेम भी आ सकता है हर साल और आपका डिफरेंट भी आ सकता है. वो तो डिपेंड करता है कि फैक्टर जो आपको दे रखे हैं. डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 2 चीजें यूज हो रही है, कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू. अब यदि कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू में से कोई भी चीज बदल गई तो आपका आंसर बदल जाएगा. ठीक है ना? तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉस्ट सेम है या डिफरेंट है, स्क्रैप वैल्यू सेम है या डिफरेंट है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है. सिर्फ एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा होता है, कोई पंगा नहीं है इसका. तो मेरे ख्याल से आपको सबको समझ में आ गया होगा. तो आज की क्लास में मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए हैं उसमें कोई पीवी फैक्टर नहीं है. अब अगली क्लास के अंदर मैं आपको 2 तरीके के क्वेश्चंस कराऊंगा. पहला जिसके अंदर पीवी फैक्टर का पॉइंट आ जाएगा, मतलब कि फ्यूचर वैल्यू को पहले प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, देन उसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है जैसे आपने कैपिटल बजटिंग में करते रहे. सेम वही काम आपको अगली क्लास में करना होगा. और दूसरा, जब कोई मशीन में जो पार्ट्स हैं वो अचानक खराब हो जाए, टूट जाए, सडनली बंद हो जाए, तो वहां पे आपका जो रिप्लेसमेंट है वो इंडिविजुअली बेनिफिशियल होगा या ग्रुप रिप्लेसमेंट आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा. तो मेरे ख्याल से आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है. तो आज के लिए इतना ही करते हैं.